आज व्यू 360 में अमेरिका में 35 रोज बाद हुकूमत की सरगर्मियां आज से बहाल, मगर शटडाउन का खतरा अब भी मौजूद। वादी सवात का एक गांव ऐसा भी जहां बेरोजगारी नजर भी नहीं आती। एक फील आ जाता है कि मैं खुद बैटल ग्राउंड में हूं। और भारत के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर में पबजी के थीम पर बना रेस्टोरेंट। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में खुशामदीद। आप देख रहे हैं व्यू 360। मैं हूं असदुल्लाह खालिद। अमेरिका में आज वफाकी मुलाजमीन तारीख के तवील तरीन शटडाउन के खात्मे के बाद अपने कामों पर वापस जा रहे हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल एक ऐसे बिल पर दस्तखत किए हैं जिससे हुकूमत 3 हफ्तों के लिए काम कर सकेगी। इसका मतलब ये हुआ कि एक नए शटडाउन का खतरा अब भी बरकरार है, क्योंकि सदर ट्रंप और डेमोक्रेट्स के दरमियान मैक्सिको सरहद पर दीवार की तामीर के लिए फंडिंग के मामले पर अभी भी इख्तलाफात मौजूद हैं। इस मामले पर ताज़ा तरीन क्या है, नीलोफर मुगल से जानते हैं, जो कैपिटल हिल से हमें ज्वाइन कर रही हैं। जी नीलोफर। जी असद, बिल्कुल 35 रोज़ की बंदिश के बाद आज जो वफाकी मुलाजमीन हैं, 8 लाख वफाकी मुलाजमीन, वो अपने कामों पर वापस जा रहे हैं। लेकिन वाशिंगटन में अभी भी गैर यकीनी सूरत हाल है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को एक इंटरव्यू में कहा है कि कांग्रेस में सरहदी दीवार के हवाले से किसी नतीजे पर पहुँचने के जो इम्कानात हैं वो 50% से भी कम है। अब जबकि कांग्रेस के पास सिर्फ 3 हफ्ते बाकी रह गए हैं कि वो इस मामले पर किसी नतीजे पर पहुँचें, लेकिन जो दोनों जमातें हैं उनके दरमियान अभी भी सरहदी सिक्योरिटी के हवाले से इख्तलाफ पाया जाता है और वो दोनों अपने मौक़िफ़ पर भी कायम हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कई हफ्तों से बंद वफाकी इदारों में आज हलचल दिखाई दे रही है और मुलाजमीन जिन्हें तनख्वाहें नहीं मिली खुश हैं। जुज़वी शटडाउन अगरचे खत्म हो चुका है, लेकिन दोनों जमातों के दरमियान इख्तलाफात अभी भी हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जोर दिया है कि वो मैक्सिको के साथ सरहद पर दीवार बनाने से पीछे नहीं हटे। सरहदी सिक्योरिटी का मंसूबा कभी भी बाढ़ के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर हम कांग्रेस के साथ एक शफाफ डील नहीं कर पाते, हुकूमत या तो 15 फरवरी को एक बार फिर बंद होगी, या फिर इस इमरजेंसी से निपटने में मैं वो इख्तियारात इस्तेमाल करूंगा जो अमरीकी कानून और आइन मुझे देते हैं। डेमोक्रेट्स ने एक बार फिर सदर और रिपब्लिकन कानून साजों के साथ सरहदी सिक्योरिटी पर मुज़ाकरात करने का अहद किया है। उनका कहना है कि सदर की दीवार की तामीर के मुतालबे के सिवा वो वसाइल से मुतालिक हर तरह की मदद फराहम करने के लिए तैयार हैं। मैं दीवार की तामीर की फंडिंग की हिमायत नहीं करता, लेकिन मैं सरहदी सिक्योरिटी के हक में हूँ। और अमेरिका भर में लोग इस मामले पर अपनी राय दे रहे हैं। उम्मीद है सदर ट्रंप अपनी बात पर कायम रहेंगे और दीवार तामीर हो जाए। मैं एरिज़ोना में रहता हूँ और इस रास्ते से बहुत सारे गैर कानूनी तारिकीन वतन आते हैं। हम सरहदी दीवार की मुखालफत करते हैं। ये दीवार नफरत की एक अलामत है। Thank you very much. सदर ट्रंप ने खबरदार किया है कि अगर डेमोक्रेट्स के साथ मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो वो कांग्रेस को बाईपास करके इमरजेंसी नाफिज करेंगे और सरहदी बार तामीर करने का हुक्म देंगे। और अब जबकि कांग्रेस के पास तकरीबन 2.5 हफ्ते रह गए हैं कि वो इस मामले पर किसी नतीजे पर पहुंचे, वाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ मिक मल्वेनी का कहना है कि इस मामले पर मुज़ाकरात सियासत की बजाय हकीकत पर मबनी होनी चाहिए। और लेकिन ये भी दिखाई दे रहा है कि वाइट हाउस और कांग्रेस के दरमियान सरहदी बाढ़ पर इख्तलाफात नज़र आते हैं। जी असद। थैंक यू नीलोफर। अफगान अमन अमल के लिए अमेरिका के खुसूसी मंदूब ज़ल्मे खलीलज़ाद कतर के बाद अब काबुल में हैं, जहां उन्होंने अफगान सदर अशरफ गनी और दीगर सरकारी हुकाम को कतर में तालिबान के साथ मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया है। एम्बेसडर खलीलज़ाद के मुताबिक अमेरिका और तालिबान के माबैन होने वाले मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त हुई है, लेकिन मुकम्मल इत्तफाक नहीं हो सका। ताहम उनका कहना है कि बातचीत का तसलसल जारी रखते हुए वो जल्द दोबारा मुज़ाकरात करेंगे। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीला मुजाहिद ने ट्विटर पर एक बयान में कहा है कि इस मुलाकात में गैर मुल्की अफवाज के इनखला के हवाले से बात हुई है और उसके अलावा भी काफ़ी अहम मामला डिस्कस हुए हैं, लेकिन हसास उमूर पर जो बातचीत है वो जारी रहेगी। उन्होंने गैर मुल्की अफवाज के इनखला पर इत्तेफाक राय को ज़रूरी करार दिया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए वॉइस ऑफ अमेरिका की ब्यूरो चीफ आयशा तंजीम हमें इस वक्त इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रही हैं। उनसे जानते हैं कि अफगानिस्तान के अमन मुज़ाकरात पर मौजूदा सूरत हाल क्या है। थैंक यू आयशा। बताइएगा, कतर मुज़ाकरात के बाद इस वक्त ज़ल्मे खलीलज़ाद काबुल में हैं, क्या बात हुई है अब तक उनकी अफगान हुकूमत से, क्या डेवलपमेंट सामने आई हैं? देखिए, उन्होंने कल रात सदर अशरफ गनी को ब्रीफ किया था कि दोहा में क्या बातचीत हुई है तालिबान से। आज उन्होंने अफगान सहाफ़ियों को
بریف کیا ہے، مگر یہ آف دا ریکارڈ بریفنگ تھی. اس کے کچھ نوٹس، تو اس بریفنگ کے اندر کیا بات چیت ہوئی وہ تو ظاہر ہے کسی صحافی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر اس میں سے کچھ چیزیں وہ آن دا ریکارڈ کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں تو ہم کچھ دیر بعد اس پر یا ٹویٹ کر دیں گے یا اپنے سامعین کو کسی طریقے سے بتا دیں گے. لیکن جو زلمے خلیلزاد کی ملاقات ہوئی ہے اس سے بھی ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ آج صدر اشرف غنی نے افغانستان میں قوم سے خطاب کیا ہے ایک طرح سے، اور اس میں اگر آپ کے پاس وقت ہو تو میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ انہوں نے کچھ اہم باتیں کیا کی ہیں. ایک تو ابھی تک یہ سمجھا جا رہا تھا کہ افغان گورنمنٹ کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے، اور یہ کہ افغان گورنمنٹ کو پتہ نہیں کتنا بتایا جا رہا ہے کتنا نہیں ایٹسیٹرا. اس خطاب میں صدر اشرف غنی نے اس پیس پروسیس کو اون کیا ہے. تو سب سے پہلی بات تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ امریکن لیڈ جو کوششیں ہو رہی ہیں یہ انہی انیشیٹیوز کا، انہی کوششوں کا ایک حصہ ہے جو افغان حکومت شروع سے کر رہی ہے افغانستان میں امن لانے کے لیے، یا جو ہم افغان اونڈ اور افغان لیڈ کا لفظ سنتے تھے. تو انہوں نے نمبر 1 اس پروسیس کو اون کیا ہے. نمبر 2 انہوں نے ایک بڑی اہم بات یہ کی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے پچھلے سال امریکی حکومت کو ایک بلو پرنٹ دیا تھا افغانستان میں امن کی پیش رفت کے لیے، جس کا پہلا حصہ یہ تھا کہ ان ریجنل پاورز کو، اور میرا خیال ہے ان کا اشارہ پاکستان کی طرف تھا، کہ آئسولیٹ کیا جائے، ان پہ دباؤ ڈالا جائے جو طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں. پھر اور اب صدر اشرف غنی کے مطابق اس پالیسی کے مثبت نتائج نظر آئے، تو انہوں نے کہا کہ پھر اس آئسولیشن کی وجہ سے پھر اس کے بعد ایک سیز فائر ہوا پچھلے سال جون میں، آپ کو یاد ہے 3 دن کا سیز فائر ہوا تھا افغان حکومت اور طالبان کے درمیان. اور پھر کرتے کرتے بات یہاں تک پہنچی کہ اب دوحہ میں مذاکرات ہیں. تو صدر اشرف غنی نے نہ صرف اس کو اون کیا ہے بلکہ ایک طرح سے یہ کہا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس بلو پرنٹ کے نتیجے میں ہو رہا ہے جو ان کی حکومت نے پیش کیا تھا. تو وہ اب شاید اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس سچویشن میں خاص طور پہ غیر سرکاری طور پر افغانستان میں کافی بات ہوتی رہی. آپ نے جس طرح سے کہا کہ بلو پرنٹ جو تھا وہ افغان گورنمنٹ کی طرف سے ہی شاید دیا گیا تھا. غیر سرکاری طور پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ اس پہ رد عمل سامنے ہے؟ کچھ ایسی اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ جی، بلو پرنٹ صدر اشرف غنی کا کہنا ہے انہوں نے دیا تھا. اب اس پہ تو بہت سارا انالیسز ہو سکتا ہے کہ یہ اس کا نتیجہ ہے یا الگ کوششوں کا نتیجہ ہے. غیر سرکاری طور پہ 2 قسم کی بات ہو رہی ہے. ایک طرف تو لوگ اس پہ بہت خوش ہیں کہ شکر ہے 40 سال بعد جنگ ختم ہو جائے گی اور امن آ جائے گا، مگر دوسری طرف لوگ تھوڑا پریشان بھی ہیں کہ یہ تو نہیں ہوگا کہ جو 1990 کی دہائی میں ہوا تھا جب USSR نکلا تھا کہ افغانستان میں سول وار شروع ہو جائے. کون گارنٹی دے گا کہ غیر ملکی فوجوں کے انخلا کے بعد جو بھی ڈیل ہوگی اس پہ عمل کیا جائے گا. تو اس وقت انسرٹنٹی کی بھی افغانستان میں کافی صورتحال ہے. تھینک یو عائشہ تنظیم ہمارے ساتھ تھی اسلام آباد سے. صدر ٹرمپ کے اقتدار کے پہلے 2 سالوں میں امریکہ اور چین کے تعلقات ایک نئے دور میں داخل ہوئے ہیں، تناؤ سے بھرپور دور میں، جسے عالمی معیشت میں سست روی کے لیے بھی ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے. 40 سال پہلے جب امریکی صدر جمی کارٹر نے چین کے ساتھ ایک تاریخی معاہدہ کیا تھا جس کے تحت دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات بہتر ہوئے تھے. صدر کارٹر آج 40 سال بعد ان تعلقات کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، اسی بارے میں وائس آف امریکہ سے ان کی بات ہوئی، اور خصوصی نمائندہ وائس آف امریکہ گریٹا وین سسٹرن ان سے بات کر رہی تھی. لیٹس ہیو اے لک. 40 سال پہلے چین کے ساتھ تاریخی معاہدہ کرنے والے سابق امریکی صدر جمی کارٹر نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے 1979 کے اس معاہدے کو ایک اہم کامیابی قرار دیا. اس وقت کے چینی رہنما ڈینگ شاؤپنگ نے چین کے لوگوں سے دنیا سے اور امریکہ اور خود مجھ سے شفافیت اور اصلاحات کا وعدہ کیا تھا، اور انہوں نے چین میں بہت سی اصلاحات کی. اس سے پہلے چین میں کاروباری آزادی بالکل نہیں تھی، اور اس معاہدے کے بعد چین کامرس اور تجارت کے حوالے سے ایک بہت آزاد اور ترقی کرتی ہوئی سوسائٹی کے طور پر ابھرا. جمی کارٹر ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے چین پر اقتصادی پابندیوں سے متفق نہیں، اور پچھلے سال ارجنٹینا میں G20 سمٹ میں چین کی طرف سے امریکہ کو دی جانے والی رعایتوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا چین نے 2-3 چیزوں پر رضامندی ظاہر کی. ایک، زیادہ سویابین خریدنا. انہوں نے امریکی سویابین کی 2 بڑی خریداریاں کی، اور انہوں نے امریکی کاروباروں کے لیے چین میں سرمایہ کاری کے مواقع پیدا کرنے کے وعدے کیے. اگر ہم چین کے ساتھ نہیں چلیں گے تو یہ دونوں ملکوں کے لیے نقصان دہ ہے. صرف ہمیں یا چین کو نہیں، یہ امریکہ کو معاشی طور پر بھی نقصان پہنچاتا ہے.
कुछ माहिरीन की राय में सदर ट्रंप ने अमेरिका को ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से अलहदा करके गलती की है। इस वक्त हमें चीन के साथ बाहमी इक्तिसादी और तजारती ताल्लुकात में जो चैलेंजेस दरपेश हैं उनका TPP मुआहदे में किसी न किसी तौर पर अहाता किया गया था। खासतौर पर रियासत की मिल्कियत, कारोबारों को दी जाने वाली सब्सिडीज और टेक्नोलॉजी के जबरी तबादले जैसे अहम मौज़ूआत। TPP के मुआहदे के बड़े हिस्से में बहुत से मुल्क शामिल थे और चीन के मामले में हमेशा बेहतर रहा है कि बहुत से मुल्क मिलकर इस पर बात करें, वो रद्द-ए-अमल देते हैं। मुस्तकबिल करीब में अमेरिका और चीन के ताल्लुकात के बारे में वो कहते हैं, मुस्तकबिल करीब के लिए मैं परेशान हूँ। हिकमत अमली से मुतालिक हमारे ताल्लुकात में वाज़ेह बिगाड़ पैदा हो रहा है। मुआशी और तजारती ताल्लुकात में ये बिगाड़ बड़े मसले की निशानदेही कर रहे हैं कि कैसे हम दुनिया की दो बड़ी ताकतें एक दूसरे के साथ काम कर सकती हैं। क्रिस्टोफर का ये भी कहना था कि वाशिंगटन और बीजिंग के ताल्लुकात शुमाली कोरिया के जौहरी अज़ाइम को रोकने के लिए भी अहम हैं। रॉबर्ट राफेल के साथ साकिबुल इस्लाम, वॉइस ऑफ अमेरिका। पाकिस्तान के बारे में अहम खबरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर, जहां बहुत सी दूसरी खबरों और तज्जियों के अलावा आज आप पढ़ सकेंगे आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट, जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान में बढ़ती हुई फ़ज़ाई आलूदगी के शिकार शहरों में पेशावर, रावलपिंडी और कराची भी शामिल हैं। वादी सवात में इस्लामपुर एक ऐसा गाँव है जहाँ बेरोज़गारी का मसला नहीं है। पूरा गांव एक ही घरेलू सनत से वाबस्ता है और उनका ज़रिया माश है खड्डियों पर हाथ से चादरें बुनना। वादी सवात में बदअमनी के दौरान इस्लामपुर की ये घरेलू सनत बुरी तरह मुतासिर हुई, मगर जब अमन बहाल होने के बाद गांव वाले वापस लौटे तो खड्डियां फिर से चलने लगी। मजीद बताएंगे अशरफ खान आज हमें मेड इन पाकिस्तान में। मिंगवारा से 13 किलोमीटर जुनूब में गांव इस्लामपुर की आबादी 22,000 के करीब है। इस गांव में बेरोजगारी नजर नहीं आती। यहां छोटे कारखानों के अलावा घर घर में तकरीबन 35,000 कड़ियाँ लगी हुई हैं, जिन पर रिवायती तरीके से चादरें बनाई जाती है। ये चादरें एक सदी से इस गांव की पहचान है। हमारा बाप और मेरा दादा ये काम कर रहे थे। मेरा जो है ना, आप बताते खुद, मेरा इस काम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। चालों की इस सनत में इस्लामपुर की मर्दों का ही नहीं, खवातीन का भी अहम किरदार है। आमीना की शौहर माजूर है तो वो खुद घर में रहते हुए भी काम कर लेती है। मंगटोली जनाना खपल मेहनत को, हम सभी खवातीन मेहनत करते हैं। आमदनी कभी कम होती है और कभी ज़्यादा, और इससे हम अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं। घर के काम काज के साथ थोड़ा काम कर दे तो यूं या 200-250 रुपए कमा लेते हैं। स्वात में बदअमनी के दौर में इस्लामपुर से बहुत से लोग नकल मकानी पर मजबूर हुए, जिससे इस सनत को गहरा नुकसान पहुंचा और ये कारोबार तकरीबन खत्म हो गया। गांव में कड़िया तो फिर से ताना बाना बनने लगी है, पर हुनरमंदों को इंतजार है कि अच्छे दिन कब लौटेंगे। बाहर से लोग आते थे इधर, वो हमें ऑर्डर भी देते थे हम, लेकिन हम थर्ड मैन के थ्रू जो है वो सप्लाई करते थे। थर्ड मैन का वो लोग जो जिसके पास लाइसेंस है, जो एक्सपोर्ट करते हैं पहले से, उसी के थ्रू हम करते थे, लेकिन कुछ न कुछ होता था। अभी तकरीबन बिल्कुल ज़ीरो है। बाहर जो है वो अभी हमारा माल नहीं जा रहा है। अलावा हमारा लोकल मार्केट है पिंडी में, क्वेटा में, पेशावर में। इस्लामपुर में कोई ट्रेनिंग सेंटर मौजूद नहीं, मगर कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मर्द और ख़वातीन चादरें बनाने की इस मकामी सनत का हिस्सा बने। जबकि कारोबार बढ़ाने के लिए इस्लामपुर में तैयार होने वाले माल को अब 3 मुल्कों में मुतारिफ भी कराया गया है। सोलर बॉबिन वाइंडिंग मशीन लोगों को दिए हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग्स भी हमने दी हैं, कड़िया भी खवातीन को हमने दी है ताकि वो फुल टाइम काम कर सके और जो वो करना चाहते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर वो कर ले। और हमने इनको इस काबिल बनाया कि ये यूरोपियन मार्केट में बेचने के लिए प्रोडक्ट्स तैयार करें। इस्लामपुर के रहने वाले नस्ल दर नस्ल चादरें बनाते आ रहे हैं। इनका कारोबार चलता रहा तो न सिर्फ गाँव खुशहाल होगा, बल्कि वादी स्वात की एक खूबसूरत रिवायत भी जिंदा रहेगी। मोहम्मद अशरफ खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, स्वात। और इसी इंस्पिरेशन को आगे बढ़ाते हैं। अमेरिका में सियाफामों के हुकूक के लिए जदोजहद की एक तवील तारीख है, जिनसे हर जगह हर दौर में बराबरी के लिए कोशिशें करने वाले कुछ सीखते रहे हैं और सीख भी रहे हैं। हाल ही में जनूबी अफ्रीका से लड़कियों का एक ग्रुप इसी तारीख को खोजने अमेरिका आया। आइए देखते हैं कि उन्हें यहाँ क्या मिला। ये सिविल राइट्स तहरीक के चंद अहम मकामात और शख्सियात का घर कहलाई जाने वाली रियासत अलाबामा है।
अफ्रीका और अमेरिका से ताल्लुक रखने वाली 18 नौजवान लड़कियां अपनी जिंदगी के सबसे बड़े रोड ट्रिप पर जाने की तैयारी में हैं, जिसमें वो उस अलमिये और कामरानी का तजर्बा करेंगी जिसने इस कौम को एक नई समत दी। इनका पहला पड़ाव मंटगोमरी है। थोड़ी देर पहले खुश दिखाई देने वाली लड़कियों के चेहरों के तासुरात सिविल राइट्स मेमोरियल के अंदर के माहौल ने बदल दिए। शहरी हुकूक की इस तहरीक के हीरोज और उनकी शहादत, रंगो नस्ल की बुनियाद पर रवा रखी जाने वाली सफाकी और उनकी जानिब से की जाने वाली तमाम सरगर्म कोशिशें इन दीवारों पर जीती जागती महसूस हो रही हैं। केप टाउन के मज़ाफ़ात में पलने बढ़ने वाली ऑड्री फेब्रुअरी के लिए ये तजर्बा चश्मकुशा था। आजादी के लिए जदोजहद करने वाले लोग बहुत बहादुर थे। उनकी कोशिश ने मेरे दिल को छू लिया है, क्योंकि जो कुछ यहाँ हुआ जनूबी अफ्रीका में भी हुआ। इक्वलिटी जस्टिस इनिशिएटिव में वकला अमेरिका में नस्ली फसादात और मुसालिहत तक के मुश्किल सफर की दास्तान सुना रही हैं। यहाँ 300 से ज्यादा ऐसे जार पड़े हैं जिनमें उस जगह की मिट्टी भरी है जहाँ स्याहफाम अमरीकियों को कत्ल किया गया था। अगली मंजिल सेल्मा शहर है, जिसके नाम पर अमेरिका की शहरी हुकूक की कहानी का ठप्पा हमेशा रहेगा। ये एडमंड पीटर्स ब्रिज है, जहां इस वक्त सिविल राइट्स की तहरीक के सबसे अहम लम्हों के निशानात को खोजा जा रहा है, यानी सेल्मा से मंटगोमरी तक के सन 1965 के यादगार मार्च के निशानात। ये पुल उस खूनी इतवार की याद दिलाता है जब शहरी हुकूक के सरगर्म कारकुनों पर वोट के हक के लिए मुनक्किद किए जाने वाले सेल्मा से मंटगोमरी तक के मार्च के दौरान मकामी पुलिस ने मोहलिक तशद्दुद किया था। मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि जनूबी अफ्रीका में नस्ली असबियत का खात्मा 1994 में हुआ है और यहाँ तक पहुँचने में हमें एक तवील सफर करना पड़ा और लोग फौरी तब्दीली की तवक्को करते हैं। आप सलमा ही को देख लें, यहाँ अब भी अपनी मर्जी की सोसाइटी बनाने की कोशिश की जा रही है। ये लड़कियाँ यहाँ गुलामी के दौर की तजलील को महसूस करने का तजर्बा कर रही हैं। अब तुम में से कोई भी मेरी नजरों में नजरें डालकर नहीं देखेगा। तुम मेरे बराबर नहीं हो, और अगर मैंने किसी को अपनी तरफ देखता पाया तो उसे यहाँ से बाहर फेंक दिया जाएगा। मेरी तरफ मत देखो, अभी और इसी वक्त अपनी निगाहें नीचे करो। इस सफर का हर लम्हा तारीख नहीं। यहाँ लड़कियाँ शहरी हुकूक की सरगर्म अराकीन के साथ मिलकर गीत भी गा रही हैं। उन अफ्रीकियों के लिए एक जज्बाती खराज जो महकूमी की हालत में अमेरिका आए, और वो जिन्होंने आज़ादी और आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के लिए जिद्दोजहद की। हेडी एडम्स फिट्जपैट्रिक के साथ सादिया ज़ेब रांझा, उर्दू VOA। और इस सफर को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं अमरीकी रियासत वाशिंगटन और उसके शहर सिएटल। मुनफरिद और कामयाब कंपनियों के लिए जाने जाने वाला और मशहूर नाम स्टारबक्स भी यहाँ से एक कॉफ़ी जो बनाने वाले कंपनी है उनमें शामिल। अमेरिका की सबसे बड़ी कॉफ़ी चेन और दुनिया के दीगर कई मुल्कों में भी हमें ये नज़र आती है। सिएटल में ही अमेरिका की सबसे पुरानी फार्मर्स मार्केट भी है, जिसका नाम है पाइक प्लेस मार्केट। यहाँ बहुत से छोटे कारोबारी अफराद अपने अपने तरीके से ग्राहकों की तवज्जो हासिल करने की कोशिश करते हैं। मुख्तलिफ क्या है, जानते हैं। सियाटल की पाइक प्लेस मार्केट शहर के 4 ब्लॉक्स पर फैली है। इसमें मकामी लोगों और सयाहों दोनों की कशिश का सामान है, जिनमें पुरानी इमारतें, कई सौ स्टॉल्स, मूसीकार और एक्टर्स शामिल हैं। ये मार्केट सुबह 5 बजे खुल जाती है और सुबह सुबह यहाँ आने वालों में फूल और मछली बेचने वाले शामिल हैं। मेरी वालदा मेरी पैदाइश से पहले यहाँ काम करती थीं। वो मुझे पालने की बजाय काउंटर के पीछे केले के खाली डब्बे में लिटाती थीं। 8-9 बरस की उम्र में मैंने ये काम शुरू कर दिया था। मैं एप्रन बांधकर छोटी मोटी चीजें बेच लिया करता था। हाई स्कूल में मैं यहाँ स्कूल के बाद चीजें बेचता था और फिर मैं यहीं रह गया। अब मैं 46 बरस का हूँ। इनका स्टैंड कस्टमर की जानिब से दुकानदार को मछली फेंक कर पकड़ाने की रिवायत के लिए जाना जाता है। बजाय इसके कि मैं मछली उठाने के लिए स्टॉल दूसरी तरफ जाऊं, मैं कहता हूं नए कस्टमर्स को दुरुस्त अंदाज में मछली कैच करने के लिए कुछ प्रैक्टिस की जरूरत होती है। TT for Natasha. TT for Natasha. And wow. पाइक प्लेस की बहुत सी दुकानें खानदानों की मिल्कियत हैं और नस्ल दर नस्ल से चली आ रही हैं। रूसी तारकीन वतन ने पेरोश की बेकरी 25 बरस पहले खोली थी।
Not a lot of people understand what piroshkis are. اکثر لوگوں کو پروشکیز کے بارے میں نہیں پتا. وہ سوچتے ہیں کہ یہ کوئی خاندانی نام ہے. اس کا اصل مطلب ہے تازہ بیک کی ہوئی پائز. Piroshkis are fresh baked pies. پیروشکی کے ساتھ ہی چینی بیکری میسم ہے جسے فونگ خاندان کی تیسری نسل چلا رہی ہے. ان کے مطابق شہر میں ان کی خاص پہچان یہ پیسٹری ہوم بوز ہے. آپ اس میں چکن باربیکیو یا سبزیاں رکھ کر کھا سکتے ہیں. لیکن اس وسیع مارکیٹ کی سب سے غیر معمولی جگہ کوئی کھانے یا کرافٹس کا سٹال نہیں بلکہ یہ گم کی دیوار ہے جہاں لوگ اپنی کھائی ہوئی چیونگ گم چپکا سکتے ہیں. یہ گم وال کوئی 20 برس پہلے شروع ہوئی جب تھیٹر میں گم لانے پر پابندی لگی تاکہ لوگ اسے سیٹوں کے نیچے نہ چپکایا کریں. تو لوگوں نے گم یہاں باہر لگانا شروع کر دی. مارکیٹ کے اہلکاروں نے پہلے اس چپکی ہوئی گم کو صاف کرنے کی کوشش کی لیکن نئی گم دوبارہ سے نمودار ہو جاتی. پھر انہوں نے اسے چھوڑ دیا اور اب یہ سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے. یہ دیوار سیاٹل شہر کے اس انوکھے رنگ کو ہائی لائٹ کرتی ہے جس سے یہاں کے رہائشیوں اور سیاحوں کو محبت ہے. نتاشا مسکوے کے ساتھ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ. ویڈیو گیمز میں ان دنوں ایک انتہائی مقبول نام ہے پب جی یعنی پلیئرز ان نون بیٹل گراؤنڈز. اگر آپ خود ویڈیو گیمز نہیں کھیلتے تب بھی آپ نے اس کا نام شاید سنا ہوگا. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں کچھ نوجوانوں نے اس کھیل سے متاثر ہو کر ایک ریسٹورینٹ کھولا جہاں داخل ہو کر محسوس ہوتا ہے کہ آپ خود بھی پب جی کی دنیا کے کھلاڑی ہیں. دیکھتے ہیں سری نگر سے زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل کی یہ رپورٹ. سری نگر کے ان 3 نوجوانوں کو مشہور زمانہ ویڈیو گیم پلیئر انونز بیٹل گراؤنڈز یا پب جی کھیلتے کھیلتے ایک نئی اور انوکھی بات سوجی. کیوں نہ ہم ایک ایسا ریسٹورینٹ بنایا ہمیں ریئل میں ہم لوگوں کو چکن ڈنر دے گا. تو اس کے بعد ہم نے جو ہے ریسٹورینٹ اوپن کیا. پب جی میں چیزیں ہے وہ ہم نے ساری یہاں پہ جمع کر کے رکھی ہے. ان کا یہ خیال اب ونرز ڈنر کی صورت میں ایک حقیقت بن چکا ہے اور کشمیری نوجوانوں اور بچوں کی خاص توجہ کا مرکز بھی. ریستوران میں پب جی گیم کی تھیم پر ایسا ماحول تیار کیا گیا ہے کہ یہاں آنے والا یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ کسی میدان جنگ میں داخل ہوا ہے. یہاں تک کہ گاہکوں کو لذیذ کشمیری اور کانٹیننٹل کھانے پیش کرنے والے بیرے بھی فوجی وردیوں میں ملبوس نظر آتے ہیں. اس ریسٹورینٹ کا میں ریگولر کسٹمر ہوں بیکاز آئی پلے دس گیم آلسو اینڈ آئی ایم ویری فاؤنڈ آف دس گیم. تو یہاں آ کے ایسا لگتا ہے کہ آئی ایم پارٹ آف دس گیم لوکنگ ایٹ دا اورا اینڈ لوکنگ ایٹ دا پلیس اینڈ آل دا آرٹیکلز دیٹ آر ہیئر دیٹ میچ ایگزیکٹلی ود دا گیم. مکمل پب جی گیم کو اختتام تک کھیلنے والوں کو ایک فرضی چکن ڈنر انعام کے طور پر ملتا ہے لیکن اس ریستوران میں پیش کی جانے والی ایک لذیذ ڈش کا نام ہی چکن ڈنر رکھا گیا ہے جسے کھانے والے بہت پسند کرتے ہیں. ایک فیل آ جاتا ہے کہ لائک میں خود بیٹل گراؤنڈ میں ہوں اینڈ میں چکن ڈنر کر رہا ہوں اپنے اسکواڈ کے ساتھ اور بہت اچھا فیل ہوتا ہے کہ ریالٹی لگتا ہے جو کہ ہم گیم میں کھیلتے ہیں. یہاں فوجی وردیوں میں ملبوس عملے اور یہاں رکھے گئے ساز و سامان کے ساتھ بہت سے لوگ سیلفیز لیتے نظر آتے ہیں. دیگر ویڈیو گیمز کی طرح پب جی کھیلنے کی عادت کو بھی ڈاکٹر صحت کے لیے نقصان دہ قرار دیتے ہیں. بھارتی کشمیر کے ڈاکٹروں کی ایک تنظیم نے ریاستی حکومت سے اس گیم پر مکمل پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا ہے. بہرحال بدامنی کے شکار کشمیر میں جہاں تفریح کے ذرائع تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں ونرز ڈنر لوگوں کے لیے کسی عجوبے سے کم نہیں. زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر. یہ تھا آج کا ویو 360. فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر اور تازہ ترین خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.